अच्छा खुरम साहब, ये फरमाएं कि ये तो सारा मलबा आप पहले वाली हुकूमत पर डालते रहे। अब नई हुकूमत जो है शायद वो आप पर डालना चाहेगी कि जी ये जो कुछ हम कर गए हैं उसका नतीजा ही है। आप ये फरमाएं कि इस वक्त मार्केट में, यानी बैन अवी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जिसकी वजह से इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सके। एक बात। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल के 2 कार्गो हमें रूस से आए थे और जिस पे हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि 30-35% रियायत मिली है, उसका तो कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ। इसमें दो अहम बातें हैं इरशाद साहब, आपने, मैं शुक्रगुजार हूं इनको रेज किया। एक तो इशू यही है कि एक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक, और शफाफ फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारे जो मीडिया के इदारे हैं वो पहले ही बता देते हैं कि जी कितनी जो इंक्रीज है या कमी मुतवक्को है। तो उस लिहाज उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई पर्दा नहीं है कि जी कीमत कितनी बढ़ी और कैसे बढ़ी। उसके मुताबिक जो एक 15 दिनों की एवरेज ली जाती है और उसके मुताबिक कीमत का उतार चढ़ाव होता है। दूसरा जो रूस का तेल है, जिसमें बिलाशुबा हम कह सकते हैं अल्लाह ताला के करम से बहुत अच्छा डिस्काउंट पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हासिल किया। लेकिन पाकिस्तान की जो तमाम तेल की इंडस्ट्री है और रिफाइनरीज हैं, वो सब के सब जो मशरिक वस्ता का तेल है उसके ऊपर डिजाइन हुए हुए हैं। तो उसमें जो रूस के तेल को पाकिस्तान के अवाम तक उसका फायदा पहुंचाने में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं, क्योंकि उसमें जो मिकदार है फर्नेस ऑयल की वो ज्यादा है, पाकिस्तान में इतनी खपत नहीं है। तो वो जो कीमत की कमी का हमें ये एक अंदाजा या तखमीना लगाया गया था कि उसको पास ऑन किया जा सकता है, वो अभी टेक्निकल तौर पे मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले महीनों में और सालों में अगर रेगुलरली जो रूस का तेल आता है तो फिर उसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसकी रिफाइनिंग में, क्योंकि हम ये बात आपके नाजरीन को बताना जरूरी है कि हम रूस से खाम तेल खरीद रहे हैं, यानी अभी उसमें से पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजें उसमें से लदा नहीं हुई। तो हम खाम तेल खरीद के उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये एक मुस्तकिल, जैसे कि उम्मीद है, सिलसिला बनता है तो ये टेक्निकल इशू भी हल होगा। और जो हमारे आपको मालूम है कि नई रिफाइनरी बनाने के भी तमाम कवानीन और रेगुलेशंस जो हैं हम बना चुके हैं, और ये भी तवक्को है कि आने वाले महीनों में जो सऊदी अरब ने हमसे वादा किया है कि वो जदीद तरीन एक रिफाइनरी 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी से पाकिस्तान में लगाएंगे। तो जब वो जदीद मशीनरी और रिफाइनरी आएगी तो उससे भी हमें ये रूस का तेल रिफाइन करने में मदद मिलेगी। अच्छा खुरम साहब, आपकी हुकूमत ने दावा किया जब खास तौर पर IMF से पैकेज मिल गया कि जी अब हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है इकोनॉमी को और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, आवाम को मुस्बत असरात मिलेंगे, हमने जो कुछ किया है, दोस्तों ने जितनी मदद की है। लेकिन जो ही आपकी हुकूमत खत्म होती है, डार साहब, मुझे याद है डार साहब ने कहा था कि 244 पे डॉलर आ जाएगा, यही उसकी बनती है वैल्यू। लेकिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया और 300 को क्रॉस कर गया, फिर 300 से भी आगे चला गया, बाकी मामलात भी उसी तरह से। तो ये मईशत कितनी मुस्तहकम हुई थी कि एक दिन हुकूमत खत्म होती है और दूसरे दिन डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। जी शाह साहब, मैं भी आपकी तरह एक मुईशत का तालिब इल्म हूँ और इस पर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि मंतकी तौर पे कोई वजह नहीं बनती कि मुल्क में रुपए की कीमत में मजीद गिरे, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो आम तौर पे हमें तौजीहात दी जाती थी कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कम है, पाकिस्तान के रिजर्व्स तो अब कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हैं। फिर हमें कहा जाता था कि आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर लें, जो बैलेंस आपको बताता है कि कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने डाल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो रिकॉर्ड कमी की है करंट अकाउंट डेफिसिट में, जिसकी वजह से जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो बैलेंस हैं। तो
अब भी अगर ये इशू बना है, वो यही वजह है कि मैं अब अपनी जाती राय देने लगा हूं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के हवाले से, कि पाकिस्तान में डॉलर के ऊपर इतना बड़ा एक सट्टा है, स्पेकुलेशन है, कि उसका असर हम अभी तक देख रहे हैं कि वो सिर्फ रिजर्व्स बढ़ने के ऊपर उस पर सट्टे पे असर नहीं पड़ा, पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट घटने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक बहुत बड़ी हंगर है कि बजाय दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करने के लोग अभी भी डॉलर ही खरीदना चाहते हैं। अदरवाइज जो मंतकी तौर पे जो हुकूमत की मैनेजमेंट का मामला है, वहां तो मामला बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब, इसमें मामला ये भी है कि FIA ने आज एक इंक्वायरी भी इनिशिएट की है। जो पहले वाला सट्टा था तकरीबन 65 अरब रुपए का, जो डॉलर की मद में खेला गया था, उससे पहले स्टेट बैंक ने भी एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी। तो ये इंक्वायरियों का नतीजा क्या निकलेगा? अगर ये नतीजा खेज होती तो आप समझते हैं कि आज ये दिन देखना पड़ता। और दूसरा, डॉलर की स्मगलिंग से मुतालिक भी बताइएगा। पहले ये भी कहा जाता था कि अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है, तो क्या वो सिलसिला अब भी जारी है? वो तो जारी है, और इसलिए जो ज्यादा लोग इसको बारीकी से देखते हैं वो इस बात को नोट करते हैं कि हमेशा कराची में और पेशावर में जो डॉलर की कीमत होती है उनमें एक डिफरेंस होता है, बिकॉज पेशावर में या कोयटा में जहां अफगानिस्तान से लोग आकर डॉलर की खरीदारी करते हैं, वो ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो एक इशू वहां जरूर ये कहा जा सकता है कि जो वफाकी हुकूमत की एजेंसियां हैं और सूबाई हुकूमतें हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें डेफिनेटली इस मामले पर एक वफाक के साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा लीकेज नहीं रुक रहा हमसे, बीच में तो चूंकि एक सख्त रिस्ट्रिक्शन लगी थी इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो बैलेंस था वो आया, लेकिन अब IMF ने ये का जो इसरार है कि इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, तो वो दोबारा से एक समझे वो जो तमाम जिसको हमने एक बंद बांधा हुआ था वो बंद टूटा है और दोबारा से ये इशू जो है वो रेज हो गया। अच्छा खुर्रम साहब, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो सियासी बेयकीनी थी वो बरकरार है? लोगों को, खासतौर पर कारोबारी तबके को ये इल्म नहीं है कि ये निगरान हुकूमत जो आई है वो कब तक चलेगी, इलेक्शन कब होंगे, नई हुकूमत कब आएगी, वो किस किस्म की होगी, कमज़ोर होगी, मजबूत होगी, मखलूत होगी, सिंगल पार्टी होगी। तो ये जो सियासी गैर यकीनी है, इसकी वजह ये तो नहीं है कि लोग जो हैं अभी भी शकूक व शुबात का शिकार हैं और धड़ाधड़ वो डॉलर खरीद कर अपना पैसा महफूज करना चाहते हैं? जी, ये एक आंसर जरूर हो सकता है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो बेयकीनी में जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक वसीउल बुनियाद हुकूमत थी, वो वक्त पर उसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है। हमने कोई उसमें एक्सटेंशन नहीं की, उसमें कोई पार्लियामान के जरिए हम उसको आगे लेकर जाने की, या उसमें कोई वक्त पर फैसला हुआ, वक्त पर ही पहले 3 दिन में ही निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान। तो ये जो सारी प्रेडिक्टेबल बातें थी वो हो गई, और मुझे ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा, उससे भी कुछ इस्तेकाम आना चाहिए। और जो इलेक्शन का फैसला है वो तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है, लेकिन हम सब ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरी तो पहली तवक्को तो यही होती है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में ही इलेक्शन हो, लेकिन अगर उसमें कुछ ताखीर है हल्का बंदियों की वजह से, लेकिन हर सूरत जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन है उनसे पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में इंतखाबात हो जाएंगे, ताकि फिर जो नई असेंबलियां मुंतखब शुदा हैं वो अपने सेनेटर्स का इंतखाब कर सकें।